बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुशामदीद आपका बहुत बहुत ज़रूरी। हाज़िर नाज़रीन, पाकिस्तान में तब्दीली की बात बहुत लोग करते हैं। तब्दीली लाना भी इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान वतन अजीज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई तब्दीली का जिन्होंने कहा और फिर तब्दीली लेके भी आए। जरूरी नहीं कि जो है वो तब्दीली सियासी नोयत की हुई हो, और भी तरह की तब्दीलियां होती हैं जो कि आपकी आम आदमी की जिंदगी में वो तब्दील करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगाया और तब्दीली को करके भी दिखाया। हमारे साथ मौजूद है अखवत फाउंडेशन के रूह रवां बानी भी हैं और सरबराह भी हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, ये वैसे आप तो मतलब डॉक्टर भी हैं और जो है वो एक तो ये पेशा भी एक खिदमत है, खिदमत खल्क है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस भी आपने की। तो अब ये ख्याल कैसे आया आपको कि इस तरफ भी जो ध्यान देना चाहिए, अपनी एक पुरसकून जिंदगी को छोड़ के आप इस मुश्किल रास्ते पे निकल आए, इसकी क्या वजह बनी? देखिए, रास्ता जिंदगी का कोई भी आसान नहीं होता। जिंदगी है, इसमें क्या कहते हैं, इस सफर में वादियां भी हैं, इस सफर में सहरा भी हैं, इस सफर में पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, दुश्वार भी है, बस क्या कहते हैं अंधेरे उजाले में से सफर चलता है। तो असल चीज ये है कि इंसान को इस शय की तलाश में रहना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा काम है जो उसे अच्छा लगता है और उसको बेहतरीन अंदाज में अदा कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं, आप जो भी जिंदगी में करें तो ये दो चीजें बहुत बुनियादी हैं कि क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपका दिल की आवाज है, और दूसरी ये कि क्या आप वो काम बेहतरीन अंदाज में करने की सलाहियत है। तो यही जो था असूल मुझे मेरे घूमता रहा और मुझे मुस्तरफ रखता था। कोई भी मकाम करता था तो मैं ये सोचता था कि क्या वाकई मुझे इस काम को करने में एक रूहानी और कलबी इत्मीनान मिलता है या नहीं मिलता, फिर क्या मैं अच्छे तरीके से कर भी रहा हूँ या नहीं। तो बड़ी से कुछ नहीं छोड़ा कि मैं समझता था कि शायद बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो फिर सिविल सर्विस को आजमाया तो यहाँ पर भी आके एहसास हुआ कि नहीं, इससे हटकर भी काम हुई है, खिदमत का ही काम। हाँ, वो जैसे मेडिकल प्रोफेशन भी मसीहाई है। लेकिन फिर मैंने फिर अपना ग्रेजुएट किया तो 10-15 साल के बाद एहसास हुआ कि नहीं, और काम तलाश करनी चाहिए। जिंदगी में एक ही दफा मिलती है, तो जिंदगी को अपनी टर्म्स पे जैसे कहते हैं उसके मुताबिक बसर करना चाहिए। बस फिर यही ख्याल आया। यकीनन खिदमत खल्क एक अजीम जज्बा है और हर इंसान, पाकिस्तान की भी यहाँ पे बात नहीं आती, यहाँ भी इंसानियत का एक तकाज़ा है कि जो भी एक ऐसा तबका जो तवज्जो का तलबगार है उसको जो है एहसास रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक इस चीज का एक बड़ा रवाज है मार्ग के साथ कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है, वो एज अ ट्रेडमार्क है। यानी अगर मैं मिसाल दूं, तो कुछ लोग शायद इस बात से थोड़ा सा दिल आज़ारी भी हो शायद कि लोग ना मजहबी जो है उसमें एक रुझान रखते हैं कि लोग जो सरकार खैरात जो भी लोग चंदा देते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से देते हैं कि ये फलां मजहबी जो है वो लीडर है या मजहबी काज है उस हवाले से है, या फिर शख्सी नवीयत का है जी कि फलां साहब ने फाउंडेशन बनाई हुई है, फलां साहब का ये। तो आपने ना तो नाम जो है वो एक्सपोज किया, तो ये अलग तो बड़ा डिफरेंट चीज। फिर आप पे लोग कैसे ट्रस्ट करते हैं? एनजीओ तो वैसे ही बड़े बदनाम है पाकिस्तान। बात तो ये पहली बात कहूंगा जी, एनजीओ बदनाम एक जनरली स्पीकिंग बात है कि उतनी ही अच्छी हैं उतनी ही बुरी हैं जिस तरह माशरे में दीगर तबकात हैं। क्योंकि एनजीओ में क्या है, लोग हैं ना काम करने वाले, तो वो पाकिस्तान के तमाम लोग एक जैसे ही हैं। कहीं अच्छाई भी कर रहे होंगे, कहीं बुराई भी कर रहे होंगे, कहीं गलती भी कर रहे होंगे, कहीं काम भी कर रहे होंगे। तो एक तो यह है कि इस्लाम रियलाइज नहीं कर सकते कि एनजीओ क्या कर रही हैं। आप उनके ऑडिटेड अकाउंट्स देखें, आप उनकी ट्रांसपेरेंसी देखें, आप उनके गवर्नेंस के असूल देखें, आप देखें कि वो जो उनका शफाफियत जिसे कहते हैं वो देखें, उनका ह्यूमन रिसोर्स देखें, आपने देखें वहाँ पर शख्सी नवीयत की या मजहबी नवीयत की जो है वो होती है। तो आप जरा डिफरेंट बात है कि
کوئی نہ کوئی شخص یا چند اشخاص ہوتے ہیں جو ایک تصور کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. پھر جب وہ تصور آگے بڑھتا ہے تو پھر تصور اوور ویلم کر لیتا ہے اور وہ شخصیات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ادھارا ہے. اور یہ مواقعات مدینہ کی ہماری روایت ہے نا, اس سے مستعار لیا گیا اس تصور کو عملی طور پر آج کے میں پیش کرنے کی کوشش ہے. تو اس میں میں بھی اگر کام کر رہا ہوں, میرے باقی ساتھی بھی کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے میرے ساتھی مجھ سے کہیں زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ مستقل مزاجی اور شفافیت اور کمپلیٹ ایڈہرنس ٹو دی رولز ریگولیشنز. اچھا, بیسک کانسیپٹ کیا تھا, مطلب آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ کام عام آدمی کی آپ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں, مطلب اس میں کیا کنسیپٹ تھا؟ پھر اس میں ظاہر ہے ایک قرض دینا ہے, پھر اس سے واپس لینا ہے, بیسک کنسیپٹ آپ دیکھیں. جیسے کانسیپٹ یہی تھا کہ اس ملک میں بہت سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے چاہتے, ٹھیک, وہ عزت کے ساتھ اپنی روٹی کمانا چاہتے, ٹھیک, آگے بڑھنا چاہتے, ٹھیک. اب ان کو آپ سارے قوم کو تو آپ تنہا نہیں لگا سکتے, بے شک. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اگر ہنر دے دیا جائے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی پیسے کما سکتے ہیں. بے شک. ہنر کے ساتھ اگر ان کو سرمایہ مل جائے تو پھر وہ کوئی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 70-80% لوگ پاکستان کے ایسے ہیں جن کو بینکس جو ہے وہ قرضہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کے پاس فزیکل کولیٹرل نہیں ہے, بینک تو اس کو قرضہ دیتا ہے جس کو ضرورت نہیں ہوتی. بینک تو جو ہے امیروں کو, ان لوگوں کو جن کے پاس ان کو قرضہ آسانی سے مل جاتا. تو پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر ایک تو یہ ہماری دینی روایت ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ اس مواقعات کے جذبہ کے تحت ہم لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہوئے ان کو قرض دیں گے بغیر سود کے کہ جاؤ جا کے کاروبار. اور وی آر بلڈنگ اے نیشن, ہم کوئی بیگرز پروڈیوس نہیں کرنا چاہتے. جیسے مشہور کہاوت ہے کہ ڈونٹ گیو فش ٹیل پیپل ہاؤ ٹو فش, یعنی لوگوں کو روز روٹی نہ دو, طریقہ سمجھا دو, جو ذریعہ ان کو بتا دیں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیے اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی جو بھیک مانگتے ہیں, کوئی بھیک مانگنے والا آج آپ کو کروڑ پتی یا لاکھ پتی بنتا ہوا آپ نے دیکھا, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, وہ اپنی اس میں رہتے ہیں کمیونٹی میں, اس سے باہر نہیں. تو آپ نے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے, زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنا ہے, اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جا کے محبت کرنی ہے جن کو کوئی ادارہ نہیں ایسے کام کرتا. تو یہ تصورات تھے ملے جلے مواقعات کے, خط کے, اور کسی کو بغیر سود کی رقم دے کے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے, تو جس سے پھر یہ تصورات. اچھا, ہمارے یہاں تو اب جب ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھتے ہیں تو پچھلے دنوں آپ کو بھی شاید علم نہ ہو کہ غریب کی ڈیفینیشن گورنمنٹ کے پاس آئی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابھی جو سوشو اکنامک جو رجسٹری بن رہی ہے پنجاب میں, وہ اسسمنٹ کر رہی ہے کہ غریب کون ہے. ہمارے یہاں اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈیفینیشن ان کے پاس ہے, اب اس ڈیفینیشن پر پورا اترنے والے لوگوں کی آپ سمجھے مردم شماری ہو رہی ہے, سینسس ہو رہا ہے, ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے ایک ان کے سامنے معیار ہے نا, جس کو پاورٹی انڈیکس کہتے ہیں, جس طرح بہت سارے اور ادارے بھی ہیں. تو انہوں نے ایک منیمم ریکوائرمنٹ بنائی ہوئی ہے کہ اگر کسی, فار ایگزامپل یونائیٹڈ نیشن ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ جو شخص $2 سے کم روزانہ کماتا ہے وہ غریب ہے. تو آپ نے ایک اس کی جو روزانہ کی یا ماہانہ کی آمدنی ہے اس کو آپ نے ایک اشاریہ بنا دیا, انڈیکیٹر بنا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف, جس میں گھر ہے, جس میں روزگار ہے, جس میں صحت کی سہولت ہے, جس میں تعلیم کی سہولت ہے, یہ ایک باسکٹ آف نیڈز ہے. یہ بھی اگر نہیں مل رہی تو وہ غریب ہے. تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ایک ایسی ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن بنائی جائے جس سے واقعی میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جنرلی تو اگر اس کو گورنمنٹ لیول پہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ان کے پاس ابھی ڈیٹا نہیں ہے, تو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یعنی آپ کے پاس جو اپلیکینٹ آتا ہے اس کی کچھ اسکروٹنی کرتے ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ از ہی ایلیجیبل فار یور کرائٹیریا؟ ہمارا ایک دفتر ہے نا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم سمجھے
तिहाई दफ्तर है, जी हम इसके इर्द गिर्द 2-3 किलोमीटर का एक रेडियस हम्म, एक दायरा सा लगाते हैं। ठीक फिर वहां जाकर हम लोगों को बताते हैं कि हम ये इस तरह के कर्जे दे रहे हैं, अगर आपको काम करना है या नया काम शुरू करना है या पुराने काम में इजाफा करना है, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं दरखास्त ठीक देते हैं। ठीक फिर हम उनके घर जाते हैं, ठीक है उनके बारे में मालूमात हैं, उनका लेन देन कैसा है, उनकी मुस्तिल रिहाइश है, वो कब से वहाँ रह रहे हैं। फिर कुछ और चीजें हम देखते हैं कि कहीं से वो डिफॉल्ट तो नहीं है, पहले कहीं से कर्जा तो नहीं है। तो इन सारी चीजों का मुताला करने के बाद फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये बताएं अब आप काम क्या करेंगे। तो फिर हम थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट प्रपोजल देते हैं, अगर इसको मैं स्टार्टअप कहूँ स्टार्टअप प्रोजेक्ट देते हैं इस तरह से। नेचुरली वो अपना कोई काम बताएंगे कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें इजाफे के लिए पैसे चाहिए। कोई कहता है मैंने ये नया काम करना है तो मुझे इसके लिए पैसे। तो फिर हम उसकी जो पहले मैंने चीजें बताई उसके जो समाजी उसकी जो अप्रेजल है वो प्लस ये प्रोजेक्ट अप्रेजल और इकोनॉमिक अप्रेजल, इसके नतीजे में फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई इसको कितने पैसे चाहिए, चाहिए भी नहीं चाहिए, और क्या ये इज इकोनॉमिकली एक्टिव और क्या ये वापस करेगा। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना। सही। तो हमारे यहाँ जो इसको जो आपने सिस्टम बताया इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन आप कहाँ कितने ऑपरेशन आपके, ये कितने दफातर है आप पूरे मुल्क में हैं? पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेके 4 सूबों में, आजाद कश्मीर में और हर जगह पर हमारे दफातर हैं और तकरीबन कोई 800 के लगभग दफातर हैं। 800? अच्छा, वहाँ पर काम हो रहा है। ठीक। तो एम्प्लॉई कितने होंगे आपके डायरेक्ट एम्प्लॉई? तकरीबन 4000। ठीक है। तो कुछ वॉलंटियर्स भी हैं या सिर्फ ये जो आप परमानेंट आपके? ये तो जिन्होंने कर्जा देना है वो तो मुस्तकिल मुलाजिम हैं, ठीक, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो बतौर रज़ाकार हमारी मदद करते हैं। यानी कोई ट्रेनिंग आते हैं लोग मुफ्त दे देते हैं, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दे देते हैं, हमारे IT में हमें सपोर्ट कर देते हैं, हमारे ऑडिट्स में हमें सपोर्ट कर देते हैं, हमारी फंड रेजिंग में हमें सपोर्ट कर देते हैं। तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिसे कहते हैं ना नेसेसरी जो उनकी नीड्स हैं और उसके साथ साथ सही उसका इंतजार। ठीक है। तो ये 2001 में ये सफर शुरू हुआ है, तो अब तक कितने आप खानदानों को जो है सपोर्ट कर चुके हैं? कितने तकरीबन देखिए इसमें नंबर्स जनरली मतलब मिलियंस में तो होंगे। 6 मिलियन कर्ज। अच्छा, 6 मिलियन तो किसी ने 2 दफा लिया, किसी ने 3 दफा लिया, किसी ने 1 दफा लिया। तो जो खानदान मुस्तफीद है उनकी तादाद जो है वो 40 मिलियन। अच्छा, तो बड़ा ह्यूज नंबर है। नहीं आई एम सॉरी 6 मिलियन लोन है और 4 मिलियन। हाँ 4 बिल्कुल 40 लाख खानदान। सही। तो 40 लाख खानदानों को आपने सपोर्ट किया। अच्छा, वो मुस्तकिल आपके जो है वो कस्टमर इन अ सेंस के वो बार बार आपके पास आ रहे हैं या कुछ लोग चले भी जाते हैं? ये एक बेहतरीन जो इसके बारे में असूल है कि जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसको कर्जा मुस्तकिल बुनियादों पे मिलता है। क्रेडिट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। ये कहा जाता है एक बड़ा आदमी हो जब चाहे बैंक से पैसे ले, तो एक जो छोटा कारोबार कर रहा है तो उसको भी मुसलसल करना चाहिए। और फिर अगर आपने अच्छा काम किया 1 लाख रुपए से, तो अगली दफा आपको शायद 1.25 लाख या 1.5 लाख चाहिए। अपने काम को पॉलिश करना है, आगे बढ़ना है। तो उसमें फिर यही होता है कि कुछ लोगों ने 2 दफा लिया, किसी ने 3 दफा लिया, किसी ने 4 दफा लिया। तो कुछ लोग एक ही दफा लेने के बाद फिर वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, पीपल टू पीपल। जो आप फिर जा रहे कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अगर कर्ज अमल अच्छा नहीं रहा तो फिर हम खुद उसमें कर्जा नहीं देते, क्योंकि हम अच्छे शख्स को ही आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट। अच्छा, इसमें अब कोई भी इंस्टीट्यूट है भले वो स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे भी अगर हम इसको एनालिसिस करें तो उसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का भी एक एलिमेंट होता है। मिसाल के तौर पर आप तो उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं फिर जाहिर आपके दफातर हैं, तो वो उसको कैसे मैनेज करते हैं कि आपके जो वहाँ पे लोग काम करें, क्या वही ट्रांसपेरेंसी जो आपके ज़हन में उसी के मुताबिक? बिल्कुल ऐसे है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने कुछ 350 करोड़ रुपए की ये रकम मैं तो नहीं दे रहा ना, मैं तो आपके पास बैठा हुआ हूँ। ये सारा काम अप्रेजल का, प्रोजेक्ट की अप्रेजल का, पैसे देने का, पैसे वापस लेने का, ये तो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ।
ठीक, ये सेंट्रलाइज्ड कि आप अप्रूवल जो है वो होती है, और वो उसको हम ब्रांच की सतह पर, अच्छा, वो लोगों को इख्तियार दिए हुए हैं, ठीक, लेकिन बहरहाल वो इस तरह मजबूत सिस्टम है कि हमें फौरन पता चलता है कि आज कितने कर्जे दिए गए और आज कितनी रिकवरी आई, तो उनकी शफाफियत आपके सामने है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ना होती शफाफियत तो आज बहुत से लोग आपको शिकायत करते हुए नजर आते हैं। और दूसरा एक इंडिकेटर ये है कि हमारी रिकवरी की जो शरह है वो 100% है। अच्छा, ये आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये पाकिस्तान जैसे क्यों कहते हैं, ये बात भी अच्छी नहीं है। सेंस की जनरली हमारे यहाँ तो मैं आपकी इस तरह अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों का मतलब हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम भारत से सही, हमें मुस्बत देखिए, आपकी और मेरी आवाज जब जाएगी तो हम वैसे ही बनेंगे। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, लोग बड़े खूबसूरत, आप जैसे लोग। अब जैसे अगर 100% रिकवरी है तो इट्सेल्फ ये खुद इस चीज की जो है वो गवाही है कि लोग जो है वो तावन करते हैं। अगर उनके साथ सही डील किया जाए तो वो लोग जो है वो बहरहाल, फिर भी अगर आपने इतने बड़े सिस्टम को ट्रांसपेरेंट भी रखा हुआ है, अकाउंटेबल भी है, रिकवरी भी आ रही है, तो ये तो एक बड़ी एक पाकिस्तान के लिए गुडविल है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है। जी जी, बेशक, जो लोग बेशक, अच्छा बहुत से लोग मायूसी की बात करते हैं, बहुत ज्यादा सर, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। अब मैं नहीं कहता हूँ, बैरून मुल्क में गया हुआ था तो वो लोग कहते हैं पता नहीं पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान, अच्छा उनको बदकिस्मती से वो चेहरा दिखाया जाता है, हाँ जी, अच्छा नहीं, बैड इमेज तो आप, मैंने उन्हें कहा कि जी मैं आपको एक उम्मीद का पैगाम आपके लिए लेके आया हूँ कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान दिखाना चाहता हूँ जो मेहनत पे यकीन करता है, जो भीख नहीं मांगता, जो कर्ज लेता है, और फिर देने वाले भी तो वो है ना जो उनको देते हैं, डोनेशन देने वाले, यानी दोनों तबके में आपको दिखा रहा हूँ। एक पाकिस्तान हुआ जो देता है, तो उन्होंने दिया तो ही हमारा काम आगे बढ़ा, और एक वो पाकिस्तान है जो लेके भाग नहीं जाता, तो वो भी 40 लाख घराने हैं, ये तकरीबन 2.5 करोड़ 3 करोड़, ये बहुत बड़ी जो है वो एक इसलिए कई दफा मैं कहता हूँ कि कर्जे देना लेना शायद इतना बड़ा काम नहीं है। असल चीज है किसी कौम के अंदर उम्मीद की शम्मा जगाए, तो फिर कौमें जो है ना ये उम्मीद से जिंदा है। ये तो आप जो चला रही है तो बैंक से भी ट्रांसपेरेंट निजाम है, तो इसको बैंक का भी कोई शक्ल मतलब दी जा सकती है। इसको हमारे पास जो लाइसेंस है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बतौर एनजीओ के तौर पे वो एक अदारा है, हुकूमत का रेगुलेटरी बॉडी है, जी जी बिल्कुल, उनके साथ हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छा अलग कैटेगरी उसके तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है, इसके तहत हम कर्जा दे सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना सेविंग्स बचत नहीं दे सकते, ठीक ठीक, इसलिए हम आधा बैंक आप कह लेंगे हम दे सकते हैं। कुछ तो बैंक बन भी गए ना माइक्रो फाइनेंस, वो इसी सिलसिले में काम कर रहे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो लेते हैं, वो जो है ना उनके सेविंग्स को ले सकते हैं, सही सही, जो बैंक बन गया ना वो, लेकिन हम, अच्छा आपका कोई ऐसा इरादा नहीं कि इसको बैंक में, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये एनपीएफआई के तौर पर काम कर रहा है, कल को अगर हमारे पास इतने मसाइल आए तो यकीनन हम उसे बैंक, सही सही। अच्छा इसमें एक और भी मैं अब आपसे जैसे बात कर रहा हूँ ना, कुछ चीजें बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग हो रही हैं, नाज़रीन के लिए भी वो बड़ी इल्म में इजाफा होगा। एक तो जैसे आपने रिकवरी का बताया, ये 40 लाख घराने हैं, बड़े नंबर्स हैं, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए आप एक और भी जिसमें आप एक इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो इंटरेस्ट फ्री सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बनाना एक अपने आप में एक जो है वो एक वंडर है। तो इसको इंटरेस्ट फ्री आपने मतलब कैसे मैनेज किया हुआ है? अमूमी तौर पर तो जाहिर है अगर आप कहीं जो आपके एम्प्लॉइज हैं या दफातर है, कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो जाहिर आते हैं, तो जाहिर है डोनर की भी कैपेसिटी है, डोनर से भी जितने भी लोग आते हैं, डोनेशंस आते हैं, एक लिमिटेशन हर चीज की होती है, तो इंटरेस्ट फ्री इसको कैसे आपने मैनेज किया हुआ है? जी जी हमारा दीन भी यही कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, ऐसे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला, तो हमने ये काम इसलिए शुरू किया कि किसी शख्स को कर्जा दें इसी तरह से जिस तरह मैं अपने भाई को देता हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको कर्जा चाहिए 10,000 रुपए, तो मैं आपको 10,000 दूंगा, तो आप मुझसे 10,500 वापस 10,000। तो हम कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, पढ़ना
वो कर्ज लो वही समझते हैं, इसीलिए अखुबत हमारा नाम है कि भाईचारा। तो हमने इंडिविजुअल प्रैक्टिस जो है ना कर्ज से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया कि बड़े पैमाने पर देना कैसे। अब दूसरा सवाल आता है अखराजात। अखराजात भी वही लोग उठाते हैं जो हमें अतिया देते हैं। जो भी हमारे अखराजात होंगे वो जो अतिया मिलती है ना उसमें से कुछ रकम हम ऑपरेशनल पूल में डाल देते हैं और बहुत बड़ी रकम कर्जों के फंड में चली जाती है। तो कितनी को परसेंटेज आपकी एक्सपेंसेस कोई 7 से लेकर 10% तक हमारे, वो तो मिनिमम कॉस्ट है। अब नहीं हमारे इस काम में ना कॉस्ट बहुत ज्यादा भी होती है क्योंकि बैंक के पास आता है कोई शख्स कर्ज लेने के लिए, हमारी सूरत में हम जाते हैं उस शख्स के पास। हाँ जी, ये एक बड़ी वेट करना, उसको अप्रेजल करनी है उसकी, वो जो आपके नेबरहुड से आपने उसकी फीडबैक लेनी है आपने, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉस्ट है ये बहुत सारे हजारों से कम है। हाँ निस्बतन बिल्कुल। ये आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाती है क्योंकि आपका ये सवाल अगला ये बनता है कि अगर आप उसी हथियार में से कर्जे भी ऑपरेशन भी करते हैं तो सूरत में आपका फंड कम हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल, तो वो ऐसे होता नहीं है। सही, और से और लोग आते हैं और से और लोगों की ख्वाहिश होती है। सही। तो फंड रेजिंग का कैसे मतलब तरीका होता है? ये लोग खुद आपके पास आते हैं या फंड रेजिंग हो रही है ना आपके जरिए से? आप बात हमारी गुफ्तगू लोग सुनेंगे, सही, वो हमारा दफ्तर विजिट करेंगे, अगर वो हमारे बारे में तहकीक करेंगे और हमारे आजकल तो बकायदा मार्केटिंग भी होती है जो है हमारे बोरो। हाँ ये खुद एडवर्टाइजिंग है। तो बस यही तरीका है कि मैं मशहूर हूँ आपका कि आप जैसे लोगों के तवज्जुह से ये एक ऐसा निजाम आगे बढ़ रहा है जिसमें किसी की इज्जत पे हरफ नहीं आता और वो हमारा भाई, इससे माशरे में बड़ी मुस्बत तब्दीलियां भी आती हैं। तो जब आपको किसी को अपना भाई कहते हो, उसे कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो फिर उसके नतीजे में वो भी ये ख्वाहिश करता है कि अगर मेरे साथ नेकी हुई है तो मुझे भी किसी और के साथ नेकी करनी है। तो ये नेकी का एक अमल है मुसलसल, रेसिप्रोसिटी इसे कहते हैं कि मैंने किसी से अच्छा काम किया, उसने किसी और से अच्छा काम किया। अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो फिर आपको अच्छा इसी दौरान जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो एक चीज आपने जो है पॉइंट आउट की कि आप किसी को हुनर देते। अच्छा अब हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो जनरली कि मैं जी डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, ये। लेकिन आपका कंसेप्ट डिफरेंट है कि इन सेंस आप उसको जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप को जो है वो अप्रिशिएट करके उसको जो है आप फंडिंग करते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क है कि अगर आप हालात मतलब जो लोग आपके साथ अटैच है उनकी जिंदगी तब्दील हो सकती है, तो हम कॉटेज इंडस्ट्री या जो हुनरबंदी उस तरफ हमारा रुझान क्यों ना आ सका कि हम अपने मसाइल को खुद क्यों ना हल कर सके? आज का एक बेरोजगारी सबसे बड़ा हमारा मसला है, अर्निंग सबसे बड़ा एक मसला है, लेकिन आपने उसका सोल्यूशन भी दिया कि इस तरह से हो सकता है। क्या गवर्नमेंट को भी ऐसा नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट ने देखिए बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट के इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट हमारे जैसे अदारों के जरिए से कर्जे देने का काम करती है। ठीक है, लेकिन अब हम कहते हैं कि जी हुनर को क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया। मतलब आप इस लाहौर शहर का अगर जायजा लें तो आपको कितने हजार लोग मिलेंगे, किसी ने साइकिल पंक्चर की दुकान लगाई, किसी ने मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान लगाई, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई खराबिया है, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई प्लास्टिक की चीजें बनाता है, कोई खिलौने बनाता है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है, उसमें लोगों को आपने सरमाया देना है। स्किल के भी बेशुमार अदारे हैं और कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जो सीने के साथ आगे फन जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि मतलब एक कोची का काम है और उसके कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। तो ये काम चल रहा है, ये अलबत्ता आपकी बात बिल्कुल दूसरे उस काम को पैटर्नेज नहीं मिल सकी उस तरह से कि अगर हमारे इतने ही मसाइल हैं तो हम इससे हल भी कर सकते हैं। तो अच्छा हालिया कुछ फ्लड भी पंजाब में, कश्मीर में, सॉरी पीपीके में आए, उस हवाले से जो डिजास्टर जो है उसमें जो आपकी फाउंडेशन है क्या उसका रोल होता है? कोई आप उसमें हवाले से मदद ये ना आमतौर पर फ्लड आता है या कोई बारिश होता है, एक होता है काम रेस्क्यू, यदि वो लोग डूबे हुए हैं पानी में अचानक गिर गए हैं तो उनको निकालना, ये काम करती है हुकूमत करती है, आर्म्ड
पास वसाइल हैं, किसी ने हेलीकॉप्टर से बच्चों जी जी बिल्कुल रेस्क्यू के लिए है, जी तो ये रेस्क्यू का काम तो हम नहीं करते। ठीक बकिया दो काम होते हैं, एक रिलीफ होता है और रिहेबिलिटेशन होता है। रिलीफ से मुराद ये है कि जिन लोगों को आपने रेस्क्यू करके बुला लिया ठीक तो उसके बाद उनको रोटी देना, खाना देना, पानी देना, दवाई देनी, टेंट देना, ये सारी, ठीक उसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ठीक है। और फिर असल फोकस उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, बहाली है उनका। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि आप अब उसकी दुकान बह गई है उसको भी कर्जा देंगे कि अपना कारोबार करो। अगर जानवर बह गए हैं तो उसको लाइफ स्टॉक के लिए कर्जा देंगे। अगर उसने आप इंशाअल्लाह नवंबर में जब हम लोग बीजना शुरू करेंगे तो फिर आप उनको किसानों को कर्जा के लिए कर्जा देंगे। किसी का घर टूट गया है, बेचारा बेचारों मददगार है, तो हम उसको फिर कुछ मदद, कुछ रकम देंगे कि अपना घर तामीर के लिए कर्जा कहते। तो फिर हमारा ज्यादा स्पेशलाइज्ड काम जो है ना वो रिहेबिलिटेशन है। रिलीफ में तो देखे ना कि हर आदमी कोशिश करता है। मैंने देखे हैं शहर में, कई शहरों में लोग देखे पका के देखिए कितने दिन जाहिर है, एक दिन 2 दिन 4 दिन से ज्यादा तो नहीं कर सकते। 10-15-20 दिन, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 10-15-20 दिन के बाद जब पानी भी वापस लौट जाएगा, ये लोग भी अपने घरों को चले जाएंगे, फिर एक जिंदगी की दोबारा शुरू करने के लिए इम्कान आएगा। अब हमने क्या करना, तो वहां पर फिर आपको ये नहीं है कि बस आपने 10 दिन खाना खिला दिया, वो घर चले गए, तो वो फिर उसने अपने असल काम तो बहाली का है ना, कि जिसके साथ दोबारा उसने अपनी जिंदगी शुरू करनी है। सही। तो मतलब ये जो ऑपरेशन है, ये बहाली की, ये मतलब तमाम सूबों में ये सैलाब के फौरन बाद जो है वो शुरू हो जाती है। हम कल किसी को कह रहा था कि हम पानी के साथ साथ करते हैं। तो पहले सवा भी और जेबी में जो इलाके आए, फिर सब्जी और जनाब और अल्लाह करे खैरियत से वो आगे चल जा रहा है पंजनाद, और उसके बाद फिर सिंध में जाएगा। रावी में तो आए बड़े अरसे बाद पानी है, और कल हम प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करने गए इधर लाहौर के इलाके को और इसकी करबद्वार में, तो तबाही पानी में जो है वो बहुत मचा रही है। और एक जगह पे मैं हमने वर्किंग की, एक सोसाइटी के 20,000 घर जो वर्क खराब हो गए। एक बड़ी सिचुएशन है। सही। तो आप जैसे लोग होंगे तो यकीनन उनकी बहाली होगी, और यकीनन तो कल भी वहाँ पर हमारा मेडिकल कैंप लगेगा। तो जहाँ पर जितनी कैपेसिटी है, देखिए हर शख्स या हर अदारा सारे पाकिस्तान को जो है सर्विसेज नहीं दे सकता। तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम कहेंगे कि हर शख्स को इसमें हिस्सा अपना हिस्सा, हर शख्स सही यही मौक़ात है, यही भाईचारा। सही। अच्छा, आपका तालीमी जो एक इदारा है, यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल्स भी हैं, तो ये जो उन फैमिली के बच्चे होते हैं या ये लोग जो सेपरेट होते हैं, जो जिनको आप तालीम देते हैं, और उनकी कोई कोई भी बच्चा हो सकता है। हमारे यहाँ जो आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसमें इस वक्त वो 700-800 बच्चे हैं, 200-250 बच्चियां हैं, 1000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। तो ये कोई भी हो सकता है। तो उसमें होती हैं शायद, एक तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, कि वो पढ़ना चाहता हो, मेहनत करना चाहता हो, क्योंकि हमारे यहाँ हमने ये भी देखा कि कुछ तालिब इल्मों में ख्वाहिश नहीं। हाँ जी। तो हम पहले ये देखते हैं कि उसके अंदर आगे बढ़ने की कितनी खाई, उसके माजी में कितने नंबर लिए उसने मैट्रिक में, वो एक इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर हम उसके माली हालात देखते हैं कि फिर अगर तो वालिदैन की कैफियत है कि वो उसकी फीस नहीं अदा कर सकते, तो फिर हम उसको अपने दाखिला देते हैं, और हम फीस नहीं देते। अच्छा, कोई फीस नहीं है, हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल का खाना भी अच्छा, सही। बोर्डिंग, बस उसको पढ़ने का जो है वो लगन हो और वो कैपेबल हो, आगे बढ़े और अच्छे रिजल्ट से। तो कितने स्कूल हैं आपके पाकिस्तान में? स्कूल नहीं, हमारे हायर एजुकेशन की तरफ। अच्छा, सब हायर एजुकेशन। स्कूल हम मैट्रिक के बाद ऐसे बच्चे रहते हैं, कॉलेज इंटरमीडिएट का भी रखते हैं। फिर इसके अलावा भी हम दूसरे हुकूमत के अलावा भी और अदारे, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं हम उनको भी स्कॉलरशिप का लोन। अच्छा, इसमें भी एक अच्छी बात है कि हम कहते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ने के लिए, हाँ, ये भी एक लोन की सूरत हो 10 लाख रुपए चाहिए, हमारे पास नहीं है, हम देंगे तुम्हें। अच्छा, देंगे तुम्हें 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद, जब तुम इस काबिल हो जाओगे फिर तुम्हें वो रकम वापस कर, क्योंकि फिर किसी और बच्चे को भी तो पढ़ाना है। बेशक।
अब देखे ना, अगर कोई इस तरह से एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, लाख 2 लाख 10 लाख रुपए कमाए, तो उसको याद रखना चाहिए कि मैं किस किस्म कुर्सी ये बेबसी के आलम में था, पढ़ना चाहता था और ये था, तो एक अदारे ने मुझे फीस दे दी। तो अब मैं अगर नेकी का जवाब नेकी से नहीं दूंगा, मैं उस शम्मा को आगे एक और शम्मा की सूरत में रोशन नहीं करूंगा, मैं किसी का हाथ लिए तो पकड़ूंगा, तो इससे फिर ये नाशुक्रगुजारी सही, तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है उसका शुक्र यही है सही, किसी और के लिए भी सोचना, किसी और के भी ख्वाब है, किसी और ने भी आगे बढ़ना है, तो यूं हम उन बच्चों के अंदर ये एहसास और ये जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी की खुशियां सिर्फ तुम्हारी हद तक नहीं, ठीक अभी बढ़ो, ऐसे नहीं है कोई गलत नहीं, तो सलमान तो होंगे ना। अच्छा, मतलब आप इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहेंगे इसको, जैसे आपने फरमाया कि मतलब गैर कर्ज़दार में भी आज पूरा एक आपका नेटवर्क है, तो क्या समझते हैं, आवाम से भी आप राब्ते में रहते हैं हर वक्त, तो पाकिस्तान की जो आम आदमी है उसके मसाइल का हल कैसे देखते हैं जनरली, कि हम हर बंदे से बात करते हैं, जब वो कहते हैं जी पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे, मेरे मसले हल होंगे, तो ये उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे कि हम इन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं? पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो मुआशी, पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इस्लाम, ठीक, हर आदमी पैसा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, कोशिश ये नहीं है कि वो जानदारी से शायद काम नहीं कर रहा, किनात नहीं, शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं है, एक ऐसी वो मुकाबले की दौड़ में शामिल हो गया कि वो एक शख्स जो है ना कार वाला, तो वो मोटरसाइकिल वाले को नहीं देखता, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को नहीं देखता, तो कार वाला अपने 6 सिलेंडर की गाड़ी को देखता। तो बात यह है कि हमें शुक्र अदा करना है, मेहनत तो करनी ही करनी है, आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन शुक्रगुजारी का जज्बा भी होना चाहिए, और फिर हम कारोबार करते हैं तो दयानत भी तो उसमें शामिल होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ नाशुक्रगुजारी है जो हमें खुश नहीं होने देती, मतलब जो खुशी है ना वो दौलत में नहीं है, बेशक दौलत बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, तो कम हमारे बुजुर्ग या उनके बुजुर्ग उनके पास कम पैसे होते, वसाइल नहीं थे लेकिन वो खुश थे, हमसे ज्यादा खुश थे, और इसी तरीके से तो कोशिश करनी चाहिए। जैसे 3 चीजें मैंने आपको बताई, स्किल्स देंगे, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेकर आएंगे यानी कर्जा देंगे, और तीसरी चीज है कि उनको अगर उनमें से जो बच्चे स्किल्स ही देना चाहते हैं या जो एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं है तो वो वही दें, कारोबार करें छोटे, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनको आप उनके लिए तालीमी अदालत के दरवाजे इसलिए बंद नहीं होने चाहिए कि उसके जैसे हम समझते हैं जिससे स्क्वाश में। और असल चीज मैंने आपको बताई कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए जो चाहता हूँ क्या वो वही है जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं अपने लिए तो बहुत दुनिया चाहता हूँ और दूसरों के लिए और फिर हम दयानतदारी से टैक्स भी नहीं देते और फिर कैपिटल होता नहीं, फिर हम IMF की तरफ जाना पड़ता है। 6 to 10% के अराउंड आपके जीडीपी तो टैक्स जीडीपी रेशो है, तो ये फिर टैक्स नहीं देना तो फिर ये जो सहूलतें हैं ये कहाँ से आएंगी? मतलब जिस कौम के पास पैसा होगा वही सोशल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेगी, वही स्कूल बनाएगी, वही अस्पताल बनाएगी, वही सड़कें बनाएगी। तो ये भी एक अहम हिस्सा है कि असल मसला फिर से मैं ये कहूँगा तो हमें जो कौम अखलाकी तौर पर बुलंद हो जाएगी ना उस कौम को कोई दुख नहीं। सही, हमारे यहाँ जैसे यंग जनरेशन है, अब खासतौर पर मैं इसकी बात करूंगा कि बड़े डिप्रेस होते हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या इकोनॉमिकल सिचुएशन है, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि वो अपने लिए वो डायरेक्शन लेस है इस वक्त? नहीं, डायरेक्शन लेस होना तो होगा, लेकिन बात ये ना कि आपको खुद से अपने लिए कोई रास्ता तलाश करना, अपनी एक विजन बनाना, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर कौन सी सलाहियत है, उसके मुताबिक मैं वो आगे बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि सब कुछ हमें खुद ब खुद मिल जाए,
ہاں یہ بھی ہے، شارٹ کٹ بھی ہے نا زندگی میں کسی بھی معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے حقوق، ایک ہوتی ہے فرائض. حقوق تو ہم ادا نہیں کرتے، یعنی مانگتے ہیں، فرائض ہم ادا نہیں کرتے. کسی بھی معاشرے میں آپ فرائض، آپ کا ٹیکس دینا، آپ کا فرض ہے اشارے کو نہیں توڑنا، آپ کا فرض ہے قانون کے تابع رہنا، جو بھی ہے. تو سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی آتی ہے، پھر حقوق مانگی جاتی ہے. ہم یہاں پر پرٹ گئے، اب میرا حق ہے بندے، ہم حقوق بات. وہ کسی شخص نے کہا تھا کہ never ask what your nation has given, first ask what you have given. تو میں کیا دے رہا ہوں اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو. تو یہاں سے کام شروع ہوگا. فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، پھر اس کو کچھ دے گا. صحیح صحیح. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں. ایک تو ٹائم مینجمنٹ کیسے آپ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ادارہ ہے ماشاءاللہ، بہت سارے ایکٹیویٹیز آپ کی ہوتی ہیں، اور اس ادارے کو آپ کیسے مطلب بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں اور وہاں پہ کیا جو ہے نا کہ یہ ذہنی امراض سے جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے. جی تو باہر وہاں پر آپ آئیں کبھی دیکھیں تو وہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جن کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، اکیلے رہ گئے، جن کو ذہنی طور پر ایسی بوجھ رہا جو وہ زندگی کے مسائل کا، مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو باہر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے اپنے ساتھ میں، وہ بھی کرتے ہیں. اچھا وہ بھی ایک ایگزمپلری انسٹیٹیوٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے. اچھا ایسے جو مریض ہیں ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا، ایون ان کے اپنے بھی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. کئی کیسز ہم نے دیکھے ہیں، ان کے ہوتے سارے ہیں لیکن وہ بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن وہ آپ نے درست کہا کہ وہ ساتھ چھوڑتے ہیں، اس کو اکیلا چھوڑ جاتے. اور یہ بھی بڑی اکثر میں بات کہتا ہوں کہ غربت جو ہے نا، یہ مال و دولت، یہ پیسے سے محرومی کا نام ہے. غربت اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام، محرومی، اکیلے رہ جانا. میرا تو دوست ہی نہیں ہے شہر میں، میں کس کے ساتھ اپنے دل کی بات کروں؟ آپ کے تعصب کیسے ہو؟ یہ بھی تو ہے. وہ مجھے تو ہمت دینے والا ہی نہیں، میرا کو ہاتھ پکڑنے والا ہی نہیں، مجھے گرتے ہوئے کو اٹھانے والا ہی نہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اکیلے رہ گئے، ان کو ہم نے کہا چھوڑ دیا. وہ زندگی کی سٹریس کا مقابلہ نہیں کر پائے، اور مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے. ہم ان کے لیے وہ جذباتی سہارا ہی نہیں بنے جس کے ذریعے سے اس کو واپس. کیونکہ آپ میڈیکلی بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، اس لیے یہ سوال میں کرنے لگا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کوئی انزائٹی، ڈپریشن، اچھا کوئی تھوڑا سا کم ایکسپوز ہوتا ہے چیزیں، کوئی زیادہ ہو جاتا ہے. جو زیادہ تر ذہنی مریض ہیں، کیا ہماری جو سوشل فیبرک ہے اس کا ہی، اس کے اندر جو محرومیاں ہیں یا جو کمی ہے اس کے نتیجے میں ہی یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ کسی کا کوئی دوست نہیں ہے تو وہ غریب ہے. تو ہمارے سماجی نظام میں خاندان کا، فیملی کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ کمزور ہونے لگا. جی ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے. تو وہ ایک جو سماجی انتشار اور سماجی ٹوٹ پھوٹ کا جو عمل ہے نا، پھر معاشی جو بوجھ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. بالکل دولت کی غیر مساوی تقسیم. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی ہے وہ بہترین صلاحیت کا حامل ہے، اس کو موقع نہیں ملتے. تو اپرچونٹی کا نہ ہونا بھی ایک غربت ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ، کچھ لوگوں کے اندر سٹریس لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ اس قسم کی مشکلات کا شکار. اتنی مصروفیات کے بعد جو ہے وہ فیملی کو کیسے آپ ٹائم دے پاتے ہیں؟ کیسے اپنے ساری اپنی فیملی ہے، پورا پاکستان ہماری فیملی. گھر والے بھی تنگ تو پڑتے ہوئے، گھر والے ہیں. صحیح باہر یہ چلتا ہے زندگی میں، لیکن باہر اللہ تعالیٰ محبت دیتا ہے اور سب کے ساتھ ہمیں سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. بے شک آپ کا کنسپٹ بھی تو یہی ہے کہ بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ کے علم میں ہے اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں کر رہے، تو یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. تو آپ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید اس کام کرنے کی ہمت دے. اور جس طرح آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے، اور ایسے بھی قابل فخر ادارے ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں جو
پاکستانیوں کے حالات کو بدل رہے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں. جیسے آپ نے تصدیق فرما دی میری کہ آپ جو ہے نا وہ پاکستان کی اچھی پکچر پورٹری کریں. خدارا جو ہے پاکستان کو ہر جگہ پہ ایسی بچے کو روز کہنا کہ تم تو بہت ہی تم سے تو کچھ کام ہی نہیں آتا, تم تو زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو مستقل ایسے ہو جائے گا. اگر آپ اس کو کہیں اٹھو ہمت کر آگے بڑھو تو اس کی جو ہے وہ پوری کی پوری سائیکالوجی وہ بدل جائے گی. تو یہی قوموں کے ساتھ بے شک ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور تفصیلی گفتگو میں شامل تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ روح رواں ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اخوت پر مبنی ہے, بھائی چارے پر مبنی ہے اور ایسی فیملیز کو سپورٹ کی جاتی ہے جیسے جو ہے وہ جس میں بھائی چارے کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور ایک جو شخص کسی کی مدد کرنے کے قابل ہے اور جو ہے وہ دوسرا ضرورت مند ہے تو اس طرح سے اس سلسلے کو چلایا جاتا ہے. کافی جو ہے وہ ڈیٹیل میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ان کا ادارہ ہے اس میں بلا سود قرضوں کی فراہمی جو ہے وہ ہوتی ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ ہمارے علم میں آئی کہ ان کے پاس جو ریکوری ریٹ ہے وہ 100% ہے. یعنی جس کو قرضہ دیا جاتا ہے وہ اس سے بھی واپس بھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی بلا سود قرضے دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا یونیک کانسیپٹ ہے. یونیک تو نہیں, خیر ہمارے مذہب میں اس چیز کو جو ہے وہ سود کی ممانعت ہے اور بلا سود جو ہے وہ قرض حسنہ جو ہے یہ ایک مستعمل ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے اگر اس چیز کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ بھائی چارے کا بھی کنسیپٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا وہ بھی ہمیں ریاست مدینہ میں سے ملتا ہے اور اسی طرح ہی اگر بلا سود قرضوں کی جو ہے وہ کسی کو سہولت ملتی ہے تو وہ بھی بلا شبہ بڑی اچھی بات ہے. اس کو مستقل بنیادوں پہ اور اچھے طریقے سے چیزوں کو پاکستان جیسے ملک میں اس چیز کی ہونا ایک بلیسنگ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ مختلف جو پاکستان میں آفات آتی ہیں اس کے بعد حالیہ جو خاص کر کے جو سیلاب زدگان ہیں خاص کے پی میں یا پنجاب میں جو متاثرین ہیں ان کی بحالی میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے. میڈیکل کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں اور جو ان کی بحالی خاص طور پر جب آپ تو اوکے گزر جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ لوگوں کی جو روزگار ہے جو زندگی چلانے کا دوبارہ سے زندگی شروع کرنے کے لیے ان کو جو کیپٹل ریکوائرڈ ہے ان کو فراہم کیا جاتا ہے. خواہ وہ لائف سٹاک کی صورت میں اگر انہوں نے کوئی شروع کرنا ہے دوبارہ سے, اگر ان کے جانور جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے ہوں یا ان کی دکانیں بہہ گئی ہوں یا کسی قسم کا نقصان ہوا ہو گھر کی تعمیر کے سلسلے میں, تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ پورے پاکستان میں ان پاکستانیوں کو جو کہ ڈیزرونگ ہیں جو کہ حقدار ہیں کہ ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کا ادارہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ جو ہے وہ سارے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ان جو ایلیجیبل لوگ ہیں ان تک وہ قرض پہنچتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد وہ اپنے روزگار زندگی کو جو شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری لاتے ہیں. اور سب سے اچھی بات اس میں جو میرے علم میں آئی اس میں یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان جو ہونہار جو اسٹوڈنٹ ہیں جو طالب علم ہیں جو کہ پڑھنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں لگن رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ قرض کی فراہمی بلا سود دی جاتی ہے جو کہ پڑھنے کے لیے تو ان کے سکل ہے لیکن اس تعلیم کو جاری رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو اگر ہنرمند بنایا جائے اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہنرمند جو ہے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے اور بہت سارے ایسے مواقع
جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں جو سکل ڈیولپ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تبدیلی لا رہے ہیں۔ 40 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ جن کی مدد امداد کی گئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری کی۔ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی تبدیلی کی، تو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ جو ہے وہ ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سب بھی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ادارے کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ جتنے لوگ جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور اس میں کسی تعصب یا کسی قسم کی بھی کسی شرائط کے بغیر اگر آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً ایک عظیم کام ہے اور اس میں مدد کرنی چاہیے۔ پروگرام فوکس میں آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔